हेलो एवरीवन। हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे और डी ब्लॉक की हम प्रॉपर्टी देख रहे थे। आज हम डी ब्लॉक की 5 प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। पहला है ऑक्सीकरण अवस्था, दूसरा है गलनांक एवं क्वथनांक, तीसरा है आयनन एंथैल्पी, चौथा है संकुल यौगिक एवं पांचवा है अंतराकाशी यौगिक। तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। पहला जो पॉइंट है ऑक्सीकरण अवस्था की, वह होता है परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इनकी ऑक्सीकरण अवस्था फिक्स नहीं होती है। दूसरा इनका जो पॉइंट है, मेन पॉइंट, इनमें जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है वह होती है +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था, जिनमें से जो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है वह +2 होती है। स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। और देखिए, ऊपर से नीचे डी ब्लॉक में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती जाती है। इनकी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती जाती है। देखिए यहाँ पर, जैसे मैं ले लूं आयरन, आयरन का परमाणु क्रमांक यहाँ पे 26 है और +2 से लेकर +6 तक की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। आयरन के जस्ट नीचे आता है रूथियम और उसके नीचे जस्ट आता है ऑस्मियम। आयरन देखिए यहाँ मैक्सिमम +6 ऑक्सीकरण अवस्था, रूथियम यहाँ +8 ऑक्सीकरण अवस्था और ऑस्मियम भी मैक्सिमम +8 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। अर्थात वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो ऑक्सीकरण अवस्था का मान बढ़ते जाता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था से संबंधित। और इसमें जो सबसे मिनिमम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जो मिनिमम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित होता है वह होता है कॉपर, दूसरा सिल्वर, गोल्ड और मरकरी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इनके द्वारा +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित होता है। और मैक्सिमम रूथियम और ऑस्मियम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीकरण अवस्था में आपको ये सारे पॉइंट लिखने होंगे और साथ ही साथ टेबल बना लेंगे तो और बेटर होगा। तो ऑक्सीकरण अवस्था में बस इतना ही, इसको मैं मिटा देता हूँ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, गलनांक एवं क्वथनांक डी ब्लॉक के तत्वों का उच्च होता है, क्योंकि इनमें धात्विक बंध पाया जाता है। डी ब्लॉक के सारे तत्व धातु होते हैं, अतः धातुओं में धात्विक बंध पाया जाता है, जिनके कारण इनका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरा जो प्रॉपर्टी होती है गलनांक एवं क्वथनांक। तो गलनांक एवं क्वथनांक, सबसे पहला पॉइंट, इनका उच्च होता है क्योंकि इनमें धात्विक बंध पाया जाता है। धात्विक बंध इनमें पाया जाता है। साथ ही साथ अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ, अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ गलनांक एवं क्वथनांक में भी, गलनांक एवं क्वथनांक में भी वृद्धि होती है। क्वथनांक में भी वृद्धि होने लगती है। कैसे? देखिए, स्कैंडियम का जो होता है 21 होता है, 3d1 4s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। डी ब्लॉक में यदि मैं देखूं तो d1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका। उसके बाद पश्चात टाइटेनियम है, टाइटेनियम का होता है 22, 3d2 4s2 होता है। टाइटेनियम के बाद वेनेडियम होता है 23, परमाणु क्रमांक 3d3
4H2 होता है। तो इसमें देखो D1, उसके पश्चात इसमें बाह्यतम कोश में D2 इलेक्ट्रॉन, D में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें है D में 3 इलेक्ट्रॉन। उसके पश्चात क्रोमियम में D4 आएगा, मैंगनीज में आता है D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे गलनांक एवं क्वथनांक का मान भी बढ़ता है, गलनांक एवं क्वथनांक का मान भी बढ़ता है। उसके पश्चात जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आएगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आएगी तो गलनांक एवं क्वथनांक के मान में भी कमी आती जाती है। देखिए मैंगनीज तत्व D5 हो गया, वैनेडियम के बाद आता है क्रोमियम और क्रोमियम के बाद आता है मैंगनीज, ये 3D श्रेणी का है। तो मैंगनीज तत्व D5 हो गया। उसके पश्चात जब D6 इलेक्ट्रॉन होगा तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी, क्योंकि D ब्लॉक में ऑर्बिटल की संख्या तो 5 होती है। तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए, तो छठवां कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो धीरे धीरे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आती जाती है, तो गलनांक एवं क्वथनांक में भी कमी आती जाती है। मैंगनीज का D5 होने के कारण D5, मैंगनीज के नीचे आता है टेक्नीशियम और मैंगनीज के नीचे आता है टेक्नीशियम और टेक्नीशियम के नीचे आता है रिनियम। जैसे जैसे गलनांक एवं क्वथनांक बढ़ता है, जस्ट मैंगनीज आने के बाद मैंगनीज, टेक्नीशियम और रिनियम आएगा, इनका गलनांक एवं क्वथनांक कम होता है, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में D5 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और D5 एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जिनके कारण ये आयनिक बंध और सहसंयोजी बंध बनाने की प्रवृत्ति नहीं रखते हैं। इस कारण मैंगनीज, टेक्नीशियम और रिनियम का गलनांक एवं क्वथनांक अचानक कम हो जाता है। सिमिलरली यदि हम देखें जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी जो कि लास्ट होता है, उसके बाह्यतम कोश में D10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये इनका गलनांक एवं क्वथनांक भी सबसे कम होता है, क्योंकि यह भी बंध बनाने की प्रवृत्ति कम रखते हैं, जिसके कारण जिंक, कैडमियम, मरकरी और मैंगनीज, टेक्नीशियम और रिनियम का गलनांक घट जाता है। तो आपको गलनांक एवं क्वथनांक में क्या लिखना है? सबसे पहली बात तो लिखना है कि डी ब्लॉक के तत्वों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, क्योंकि इनमें धात्विक बंध पाया जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ गलनांक एवं क्वथनांक के मान में भी वृद्धि होती है। जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, वैसे वैसे गलनांक एवं क्वथनांक का मान भी कम होता है। मैंगनीज, टेक्नीशियम और रिनियम में D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण इनका गलनांक एवं क्वथनांक कम होता है, क्योंकि ये आयनिक और सहसंयोजी बंध बनाने की प्रवृत्ति कम रखते हैं। और जिंक, कैडमियम, मरकरी के बाह्यतम कोश में D10 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण इनका गलनांक एवं क्वथनांक सबसे डाउन होता है, सबसे कम होता है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई गलनांक एवं क्वथनांक। तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं आयनन एंथैल्पी। और आयनन एंथैल्पी को तो हर बार आप देख रहे हैं, चाहे वह S ब्लॉक हो, P ब्लॉक भी खत्म हो गया, P ब्लॉक के बाद अब D और H ब्लॉक भी आ गया। तो आप जानते हैं आयनन एंथैल्पी का मान S ब्लॉक तत्वों से अधिक और P ब्लॉक तत्वों से कम होता है, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी के मान में कमी आती जाती है, सॉरी वृद्धि होती जाती है। आयनन एंथैल्पी तीसरी प्रॉपर्टी है। और आयनन एंथैल्पी की जब मैं बात करूं तो इसका जो पहला प्रॉपर्टी है, S ब्लॉक तत्वों से आयनन एंथैल्पी अधिक होगी, अधिक होगी। और
p ब्लॉक तत्वों से इनकी आयनन एंथैल्पी का मान कम होता जाता है। दूसरा गुण 3D और जो 4D है कि प्रथम आयनन एंथैल्पी, प्रथम आयनन ऊर्जा का मान 5D के प्रथम आयनन ऊर्जा से कम होता है। ठीक है, 5D श्रेणी के प्रथम आयनन ऊर्जा का मान 3D और 4D के प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक होता है, क्योंकि 5D श्रेणी में जो प्रभावी नाभिकीय आवेश काम करता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश यहाँ पर काम करता है। तीसरा यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पर जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम का होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 4s1 और एक होता है कॉपर, कॉपर का होता है 3d10 4s2 होता है। तो जब ये प्रथम आयनन एंथैल्पी 4s1 होता है, तो ये जब प्रथम आयनन एनर्जी के बाद, प्रथम आयनन एनर्जी तो इसका कम होता है क्योंकि s कक्षक से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। प्रथम आयनन एनर्जी के बाद जब द्वितीय आयनन एनर्जी होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड होगा, तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम और कॉपर का अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पर स्थायी एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण कर लेते हैं। तो ये हो गया आयनन एंथैल्पी। ये 3 मैंने पॉइंट है, मैंने लिखाया है, तो ये तीनों मैंने पॉइंट को याद रखेंगे और इसका आप कारण भी लिख सकते हैं। S से अधिक होता है, P से कम होता है। क्यों? क्योंकि बाएं से दाएं आवर्त में जाने पर आयनन एंथैल्पी के मान में वृद्धि होती जाती है, परमाणु का आकार छोटा होते जाता है, साथ ही साथ परमाणु क्रमांक के मान में भी वृद्धि होती जाती है, नाभिकीय आवेश काम करता है। इतना तो आप लिख ही सकते हैं। ये तो हुआ आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी के बाद चौथी प्रॉपर्टी है संकुल यौगिक। संकुल यौगिक, इसे उपसहसंयोजी यौगिक भी कहते हैं। संकुल यौगिक को इसका जो दूसरा नाम है उपसहसंयोजी यौगिक के नाम से भी, उपसहसंयोजी यौगिक के नाम से भी इसे जाना जाता है, अन्य नाम होता है। ठीक है, उपसहसंयोजी यौगिक ये दूसरा नाम होता है। इसमें डी ब्लॉक के तत्व केंद्रीय परमाणु की तरह काम करते हैं, केंद्रीय परमाणु की तरह काम करते हैं, जबकि डी ब्लॉक के अलावा छोड़कर जैसे पी ब्लॉक तत्व है, ये जो है लिगेंड की तरह काम करते हैं, लिगेंड की तरह काम करते हैं। और संकुल यौगिक का यदि मैं उदाहरण की बात करूं तो कौन, पहला उदाहरण देखिए, टाइटेनियम H2O6 3+, उसके पश्चात पोटेशियम K4 FeCN6, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2 आयन बोलते हैं, K3 FeCN6, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3 आयन बोलते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? उपसहसंयोजी यौगिक है, संकुल यौगिक है, जहां पर टाइटेनियम हो गया, उसके अलावा आयरन, यहाँ पर टाइटेनियम और जो आयरन है ये डी ब्लॉक के तत्व हैं, और ये डी ब्लॉक तत्व संकुल यौगिक का फॉर्मेशन करते हैं। संकुल यौगिक फॉर्मेशन के, डी ब्लॉक संकुल यौगिक का फॉर्मेशन करते हैं, इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला जो कारण है, इनका आकार छोटा होता है और उच्च नाभिकीय आवेश होता है, नाभिकीय आवेश होता है। ये पहला मुख्य कारण। और दूसरा है, इनमें रिक्त डी ऑर्बिटल होता है, रिक्त डी ऑर्बिटल पाया जाता है।
तो रिक्त डी ऑर्बिटल और आकार छोटा और उच्च नाभिकीय आवेश के कारण ये डी ब्लॉक के तत्व संकुल यौगिक बनाने की क्षमता रखते हैं। इनमें रिक्त डी ऑर्बिटल पाए जाने के कारण लिगेंड के द्वारा, जैसे देखो यहाँ साइनाइड है, यहाँ वाटर है, ठीक है, साइनाइड, वाटर, अमोनिया, ठीक है, आइसोसाइनाइड, ये सारे लिगेंड की तरह काम करते हैं और उनके द्वारा जो भी इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो डी ब्लॉक के तत्व अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, उनके रिक्त डी ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन वे ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण डी ब्लॉक के तत्व संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इतना तो आप लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो संकुल यौगिक के बारे में डिटेल से हम अध्याय 9 में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्लियर है। तो संकुल यौगिक हो गया। अब देखते हैं पांचवा प्रॉपर्टी। पांचवा प्रॉपर्टी है उपसहसंयोजी यौगिक का फॉर्मेशन करते हैं। उपसहसंयोजी यौगिक नहीं, अंतराकाशी यौगिक। तो पांचवा जो प्रॉपर्टी हम देखेंगे, अंतराकाशी यौगिक का निर्माण करते हैं। अंतराकाशी यौगिक का निर्माण करते हैं। अंतराकाशी यौगिक देखिए, यहाँ पर पाया जाता है डी ब्लॉक, यहाँ पर एस ब्लॉक, एस ब्लॉक के बाद डी ब्लॉक और डी ब्लॉक के बाद पी ब्लॉक के तत्व पाए जाते हैं। आवर्त सारणी में डी ब्लॉक का, पी ब्लॉक जो तत्व होते हैं वे आकार में सबसे छोटे होते हैं, जबकि डी ब्लॉक के थोड़े बड़े होते हैं। तो डी ब्लॉक के जब अणु इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, ये कौन से अणु हैं? डी ब्लॉक के अणु हैं। इस प्रकार से जब व्यवस्थित होंगे तो पी ब्लॉक के जो तत्व हैं वे आकार में छोटे होने के कारण बीच बीच में समाहित हो जाते हैं। ये जो बीच में जो अंतराकाशी गैप दिख रहा है, इन गैप में वे समाहित हो जाते हैं आकार में छोटे होने के कारण। जिस प्रकार से डी और पी ब्लॉक आपस में मिल के अंतराकाशी यौगिक का निर्माण करते हैं। अंतराकाशी यौगिक का निर्माण करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है टंगस्टन कार्बाइड। टंगस्टन देखिए डी ब्लॉक का तत्व है, जबकि कार्बन पी ब्लॉक का तत्व है। तो टंगस्टन कार्बाइड जो है एक अंतराकाशी यौगिक है। आप इसे कहाँ पे भी पढ़े हो इसको? आपने अध्याय 1 में भी, जहाँ पे ठोस अवस्था पढ़ रहे थे, वहां पर भी आपने इसको पढ़ा है। तो इसके गुण क्या क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है अंतराकाशी यौगिक की? पहली प्रॉपर्टी होती है, ये सामान्य धातु की तुलना में अधिक कठोर होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है, इनका गलनांक एवं क्वथनांक, ठीक है, गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, हाई होता है, उच्च गलनांक एवं क्वथनांक होता है। इसके पश्चात ये कुचालक प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब इनकी चालकता कम होती है। कुचालक तो नहीं बोल सकते, इनकी चालकता कम होती है। आयरन देखिए, आयरन जो है प्रकृति में थोड़ा सा नरम होता है। यदि उसमें कार्बन के साथ मिक्स किया जाए, कार्बन कहाँ का है? पी ब्लॉक का तत्व है। कार्बन के साथ यदि मिक्स करें तो आयरन जो है अत्यधिक कठोर हो जाता है। तो इसका उपयोग भी, अंतराकाशी यौगिक का उपयोग भी हमारे दैनिक जीवन में होता है। तो अंतराकाशी यौगिक डी तथा पी ब्लॉक के तत्व आपस में मिल के बनाते हैं। डी ब्लॉक बड़ा होता है आकार में, जबकि पी ब्लॉक के तत्व छोटे होते हैं। तो डी ब्लॉक के अंतराकाशी स्थान पर पी ब्लॉक के तत्व आ जाते हैं, जिन्हें अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। टंगस्टन कार्बाइड इसका उदाहरण है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये कठोर होते हैं, गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, इनकी चालकता कम होती है। तो इस प्रकार से डी ब्लॉक तत्व की ये प्रॉपर्टी यहाँ पर समाप्त होती है। नेक्स्ट हम लोग जो है एफ ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर लेक्चर समाप्त होता है। जय हिंद।